नेतागण, उपस्थित सभी भाई बहन, सबका हमारे इस कार्यक्रम में आज हार्दिक स्वागत करता हूं। यह हमारा आखिरी पुष्प है जो नेतृत्व विकास समिति है इसकी तरफ से। सबसे पहले हमने चीफ गेस्ट बोलकर नरेंद्र जी गोविदानी को बुलाया था मुख्य अतिथि के रूप में, पहला पुष्प था। उसके बाद सतीश जी मंडोरा जलगांव वाले, वो हमारे मेंबर हैं, उनका भाषण था, उनका मार्गदर्शन था। उसके पश्चात हमारे दूसरे मेंबर सीए दिनेश जी राठी, इनका मार्गदर्शन रहा। उसके पश्चात डॉक्टर हरिप्रसाद सोमानी यानी मेरा था आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पे। बाद में महेश जी मुंदड़ा अकोला के, उसके पश्चात गोपाल जी बजाज सांगली, और आज नितिन जी बंग धुलिया। हमारे एक और मेंबर हैं शैलेश जी मालू, बहुत ही अच्छे प्रभावी वक्ता हैं, लेकिन वो उनका एक कहना ऐसा है कि भाई जूम के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आता है, सुनने को अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट्स नहीं मिलते। एक बात तो सही भी है उनकी, और इसलिए वो चाहते हैं कि जब कोरोना हट जाएगा तो पूरा फिजिकली हम 1 या 2 दिन के सेमिनार लेंगे, उसके अंदर सही में हम रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ तो करेंगे। इसलिए वो एक है, लेकिन वो ये हमारा आखिरी पुष्प है। नितिन जी इसके अंदर आज हमारे लिए समय का मूल्य बताने जा रहे हैं। समय का मूल्य निश्चित ही देखने का हर एक उनका परिचय, लेकिन समय का मूल्य जब हम बात करते हैं कि आपा लोग राजस्थान जर आया शुरुआत का महीना, तो आपा लोग अपना पूर्वज खेड़ा में बस गया सगा जटाबट बाद लोग कहीं करे कि इको भाई खेती शुरू करया, बाद में किराना कपड़ा का धंधा शुरू करया, बिका बाद ब्याज बट्टा का धंधा शुरू करया। धीरे धीरे समय का साथ साथ चेंज होतो गयो व्याकाम, आणि बिका बाद देखिया भाई अपने अगली पीढ़ी जी की है जी की अब बी बिजनेस में की मर्द रहे कोनी बोला पता प्रोफेशनल लाइन का आ गया, पता अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तैयार हो गया, डॉक्टर्स तैयार हुआ, आर्किटेक्ट्स तैयार हुआ, इंजीनियर्स तैयार हुआ, हर फील्ड में अलग अलग प्रोफेशनल लोग आ गया। पर अपना जी का बिजनेस है बेसिकली, खासकर अबार अपना बिजनेस कम्युनिटी का लोग, हाँ तो अपना बिजनेस जी का है ज्यादा कर हाल भी छोटा गांव का मैंने किराना, स्टेशनरी, कपड़ा अपना बेसिक बिजनेस है। पर समय का साथ जर अपन नहीं बदलिया, जिसके समय के साथ जो नहीं बदलता समय उसकी कदर नहीं करता। क्योंकि 1998 में कोडक में 1,70,000 कर्मचारी काम करते थे और दुनिया का 85% फोटो पेपर बेचते थे। चंद सालों में डिजिटल फोटोग्राफी आने से बाजार से उनको बाहर कर दिया, कोडक कंपनी दिवालिया हो गई और उनके सब कर्मचारी सड़क पे आ गए। इतना ही नहीं, एचएमटी घड़ी, बजाज स्कूटर, डायनोरा टीवी, मर्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल, राजदूत बाइक और एम्बेसडर कार, ये सभी इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी वाइज, लेकिन समय के साथ बदलाव नहीं हुआ, उनको निकल जाना पड़ा। जानी अपना लोगों ने भी समय के साथ बदलाव करना पड़ी, बिजनेस में भी अपना अप्रोच बदलना पड़ी, हाईटेक होना पड़ी थोड़ा अपना, नहीं तो बिजनेस अपना धोखा मार सकता है। और एक संदेश सिर्फ हमारा मन में है जो मैं आप शेयर कर रहे हूँ। मुख्य विषय तो समय का मूल्य नितिन जी बता रहा है, पर हमारा इतना ही आज क्योंकि वो आखिरी पुष्प है जी हिसाब मारो एक ही रिक्वेस्ट है कि समय का साथ अपनाने में बदलना पड़ी, नहीं बदला तो प्रॉब्लम आ सकता है अपनाने में भविष्य में। तो बिको बात बोलकर मैं दिनेश जी ने रिक्वेस्ट करूं कि आज का अपना प्रमुख वक्ता जी का है नितिन जी बंग या को परिचय दे। धन्यवाद सोमानी जी। सबने पीपीटी दिख रही? हाँ दिख रही। बिल्कुल। तो आप आज के जो अपने प्रमुख वक्ता है नितिन जी बंग, ये धुलिया से है और लॉयंस क्लब के पूर्व गवर्नर और प्रशिक्षक रह चुके हैं। इनका बंग एजेंसीज का वोडाफोन के स्टोर्स है बहुत सारे नासिक और धुलिया में। तिरुपति टाइल्स करके इनका खुद का सेल्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग भी है धुलिया में। अवार्ड्स का अगर बात करें
तो आई थिंक टाइम कम गिरेगा हमें कितने अवार्ड मिले हैं, तो मैंने सिलेक्टिव अवार्ड इनके यहाँ पर लिए हैं। 6 बार अंतरराष्ट्रीय प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है इन्हें लॉयंस क्लब में, और वनराई बंधारा के लिए मल्टीपल अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं, और 100% बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड भी इन्हें मिला है लॉयंस में। अब ये आप जो इनकी जर्नी देख रहे हो, 19 साल की उम्र से ये नेटवर्किंग और लोगों के लिए कुछ करने में विश्वास करते थे। तो जब ये 19 साल के थे 1994 में इन्होंने अपनी लॉयंस क्लब की जो लियो क्लब है, ये यंग लोगों के लिए जो क्लब होता है, लियो क्लब से अपनी जर्नी शुरू की, और वहां से धीरे धीरे फिर लॉयंस क्लब में आए। लॉयंस क्लब में जैसे ही फर्स्ट ईयर आए 2001 में, तो नेक्स्ट ईयर उनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो इससे ही हम गेस कर सकते हैं कि उनकी लीडरशिप स्किल कितनी अच्छी होगी, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप आते हो और नेक्स्ट ईयर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और उनके बाद में 2004, 5, 7 से जो उनकी पूरी जर्नी है, तो आज 2020 में वो मल्टीपल काउंसिल सेक्रेटरी है लॉयंस क्लब के। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। इससे एक और चीज समझ में आती है लीडरशिप की, कि कोई भी चीज आपको अचीव करनी है तो आपको पेशेंस और कांस्टेंट हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो लीडरशिप एक बुक में जो होती है, और एक्चुअल लीडरशिप स्पेशली सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो होती है, जहां पर आपको समय का सही उपयोग करना पड़ता है, तभी आप इतनी जो लॉयंस क्लब के जो पोजीशन होती है, आप इसमें वर्टिकल्स में ऊपर जा सकते हो जब आप अपने समय का मूल्य करते हो, खुद का और दूसरों का। तो आज हम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, आज जो बंग जी ने अपनी खुद की जर्नी में एक्सपीरियंस किया है कि सबको साथ में लेके कैसे एक अपनी जर्नी करते हैं बिजनेस को हैंडल करते हुए, आज वो हमको सिखाएंगे कि पर्सनल लाइफ और आपका बिजनेस लाइफ कैसे बैलेंस करके आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल और एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो। आज प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। इसके साथ में बहुत सामाजिक दायित्व भी उन्होंने किया है। खानदेश औद्योगिक विकास परिषद में मुख्य प्रवर्तक थे। खानदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स में संस्थापक भी रह चुके हैं। धुलिया व्यापारी संघ में संस्थापक अध्यक्ष है। महाराष्ट्र सीनेट चेंबर्स में उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ में वो सीनेट मेंबर है। जिला अध्यक्ष, सदस्य, संचालक, अगर ऐसे बोले तो बहुत लंबा इनका ओवरऑल सोशल वर्क है। तो बहुत टाइम ना लेते हुए इनवाइट करते हैं नितिन जी बंग को, और सीखते हैं कि समय का मूल्य कैसे पहचाने और कैसे हम लीडरशिप स्किल में इसको यूज करें, और अपने परिवार के सपनों को, और कैसे हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा बड़ा कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं नितिन जी बंग को। नितिन जी। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा हकीकत वाला परिचय आपने सभी के सम्मुख रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश, जय श्री कृष्ण। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा द्वारा स्थापित नेतृत्व विकास समिति द्वारा संचालित सक्षम के 7वें पुष्प में उपस्थित प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान श्री किशन जी, प्रदेश सचिव श्रीमान मदन लाल जी, प्रदेश के महिला अध्यक्ष सुश्री अनुसुईया जी, प्रदेश के युवा अध्यक्ष श्रीमान हार्दिक जी, सक्षम के पुष्प की माला की कल्पना को प्रत्यक्ष मूर्त स्वरूप प्रदान करने वाले समिति के प्रमुख डॉक्टर हरिप्रसाद जी, सदस्य सतीश जी, शैलेश जी, महेश जी, अभी अभी जिन्होंने मेरा परिचय दिया वो बहुत ही एक्टिव दिनेश जी, गोपाल जी, तथा इस सक्षम की श्रृंखला को सफल बनाने वाले आप सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा नमन। सर्वप्रथम तो आप सभी स्वस्थ होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा, ऐसी मंगल कामना मैं प्रभु के चरण में करता हूं। आने वाले समय में जो त्योहार नवरात्रि, दशहरा, दीपावली आने वाली है, इन सभी त्योहारों की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं, और प्रभु से प्रार्थना है कि इस समस्या भरे समय को जल्द से जल्द मिटाकर एक पूर्ववत हमारा जीना, नॉर्मल जीना जो है उसको प्रदान करे। यही प्रभु के चरण में प्रार्थना करते हुए 7वां पुष्प, समय का मूल्य। अभी अभी डॉक्टर साहब ने बताते वक्त बताया, कई कंपनियों के नाम बताए कि जिन कंपनियों ने समय के साथ बदलना नहीं चाहा, जिन्होंने समय का मूल्य नहीं समझा, जिन्होंने समय को नहीं समझा, वो आज अभी इतिहास जमा हो गए।
अब हमें इतिहास में इनको खोजना पड़ेगा, ऐसी इनकी स्थिति है। जब ये थे तब अपने अपने क्षेत्र में लीडर थे, अपने अपने क्षेत्र में एक नेतृत्व प्रदान करते थे, किंतु एक ही बात इनमें रही कि इन्होंने समय का मूल्य नहीं जाना। मूल्य से बात आती है जब हमें यह समझ में आता है कि मूल्य क्या है। मूल्य वस्तु का होता है, मूल्य व्यवहार का होता है, कई बार तो हम कार्य का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। जहां पर विनिमय होता है, व्यवहार में आदान प्रदान होता है, तब मूल्य तय होता है। इन सभी मूल्य की श्रृंखला में तब्दीली आई। पहले हमें पता है, पहले के जमाने में वस्तु विनिमय द्वारा मूल्य तय किया जाता था और उस प्रकार से व्यवहार होते थे। अब वस्तु और मुद्रा का विनिमय होता है, अब मुद्रा के द्वारा मूल्य तय किया जाता है। पर इसमें जो भी समय के अनुसार बदल आया, इसमें जो भी बदलाव आए, पर समय में कोई बदलाव नहीं आए। पहले के जमाने में भी घड़ी में 24 ही घंटे थे और आज भी दिन के 24 ही घंटे हैं। हो सकता है किसी के पास में धन कम ज्यादा हो सकता है, बुद्धि कम ज्यादा हो सकती है, पर समय जो है वो हर एक के पास में 24 घंटे ही रहता है। समय को आप खरीद नहीं सकते, इसे पैदा भी नहीं कर सकते, ना ही इसे उगा सकते, इसे मांगा भी नहीं जा सकता, ना ही रोका जा सकता है। इसलिए यह बहुमूल्य है, मूल्यवान है। इतना ही नहीं, समय को पैसा भी कहा है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, टाइम इज मनी। और इसीलिए हमें समय का प्रहरी बनना है। हम जब प्रहरी बन जाएंगे तब निश्चित ही हम समय का मूल्य समझ पाएंगे। समय का महत्व बताते हुए एक छोटी सी बात आपके सम्मुख रखता हूं। एक गुरु का शिष्य था जो बहुत ही आलसी था। गुरु के पास में आता था, पैर पड़ता था और चला जाता था, घर पर जाके आराम करता था। गुरु को कई बार इसकी चिंता होती थी कि ये अपने जिंदगी में क्या करेगा, कैसे ये आगे बढ़ेगा। इस चिंता के लिए गुरु ने सोचा इसे हम समय का मूल्य बताएं और समय पर जागरूक करने का प्रयास करें। इसके लिए गुरुजी ने उसे कहा कि बेटा, मैं अभी अभी 8 दिन के लिए मैं गांव जा रहा हूं, एक पत्थर तुझे देके जा रहा हूं। ये जो पत्थर है, ये पत्थर नहीं है, ये पारस है। इसे किसी भी लोहे की चीज को लगाएगा वो सोना हो जाएगी। तो वो जो भक्त था वो बहुत खुश हुआ, उसे बहुत आनंद आया कि गुरुजी ने मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज दी है। और उसने उस चीज के अनुसार उसने पहले दिन घर में जितनी भी चीजें थी सोने की, लोहे की, उसे सोने की चीज बना लिया। जैसे वो सोने की चीज बन गई, उसे बेचना और खाना, ऐसा 2-3 दिन तक का उसका काम चला। समय अपने पास में बहुत है, 8 दिन से गुरुजी आने वाले हैं, उसके बाद में पत्थर देना है। इसके लिए 2-3 दिन बाद में देखेंगे। खाना पीना और सोना ये काम चलते रहा। चौथे दिन जब वो गया बाजार में, जाके उसने सोचा कि अब लोहा खरीद लेते हैं। तो जब देखा तो लोहे का भाव थोड़ा ऊंचा लगा उसे। उसने सोचा अभी तो चौथा ही दिन है, अभी तो और 2 दिन बाकी है, 2-3 दिन के बाद में भी ले ले तो हमारे पास में समय काफी है, तो हम बाद में ले लेते हैं। वो फिर सोने की चीजें थी, उसे बेच के अपना काम चलाते रहा। छठे दिन गया तो चौथे दिन से छठे दिन का लोहे का मूल्य और भी बढ़ा हुआ था। तो फिर उसके सामने समस्या खड़ी हो गई कि अब क्या करें। इस सोच विचार में फिर वापस घर आया कि अब ये तो ज्यादा मूल्य का लोहा हो गया, पहले मैं लेता था तो बहुत कम होता था। और ऐसे करते करते 8वां दिन आ गया। 8वें दिन गुरुजी उसके पास में आए और कहे कि वत्स, मुझे वो जो पत्थर तुझे दिया था वो पत्थर वापस चाहिए, तूने इसका कितना सोना बनाया। उसने कहा कि गुरुजी, ऐसी ऐसी समस्या मेरे पास में थी। उन्होंने कहा कि तू जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकता। मैंने समय पर सुधरने के लिए तेरे पास में पारस दिया था, तो उसका भी उपयोग नहीं कर पाया। जो इसका उपयोग नहीं कर पाएगा वो आगे क्या सुधरेगा। तो दोस्तों, हमें इससे यह महसूस होता है कि हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अब ये सोचते हैं कि मैं तो सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, रात को 11:30 बजे सोता हूँ, 18 घंटे में
काम करता हूं, फिर भी मैं अंबानी क्यों नहीं बनता हूं, फिर भी मैं रतन टाटा क्यों नहीं बनता हूं। साथियों, केवल 18 घंटे काम करने से आप अंबानी और रतन टाटा नहीं बन सकते। केवल बिजी रहने से काम नहीं चलेगा। समय का मूल्य तो तब बढ़ता है जब आप जिस कार्य को करने का मनसूबा तैयार करके अपनी सुबह की शुरुआत करते हो, जो 24 घंटे मतलब 86,400 सेकंड आपको दिए जाते हैं, इन सेकंडों में हर एक सेकंड का जो आप उपयोग करते हो, उस उपयोग पर, उसके कार्यों को पूर्ण करने पर, कार्य को अंजाम देने पर ही आपकी सफलता मिलती है, और तभी आप उस सफलता की सीढ़ी को चढ़ना शुरू करते हो। चढ़ने पर, चोटी पर पहुंचने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण समय है। समय में समझना चाहिए। समय का एक कुछ बातें हम, जैसे समय का प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, इस पर हमें गौर करना चाहिए। जब हम समय की बात करते हैं तो समय तो सभी के पास में, जैसा मैंने बताया, 24 घंटे का है, लेकिन यदि हम समय का उचित उपयोग करें, जैसे अभी मैंने बताया, अंबानी को भी 24 घंटे, मुकेश भाई को भी, और रतन जी को भी 24 घंटे है, और हमारे पास भी 24 घंटे है, लेकिन उनका समय का उपयोग और हमारा समय का उपयोग, उनका टाइम मैनेजमेंट, हमारे टाइम मैनेजमेंट में काफी अंतर है। हम टाइम मैनेजमेंट यदि इफेक्टिव कर लेते हैं, समय का प्रबंधन अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो आप अच्छी तरह से सफलता हासिल कर सकते हैं। अक्सर आजकल बहुत सारे लोगों से जब भी बात होती है कि जूम की मीटिंग है, आप जुड़ जाओ, नेतृत्व क्षमता वालों कार्यक्रम है, हाँ सुमानी जी फोन कर आ जाओ, दिनेश जी बताओ, भाई मन तो टाइम ही को नहीं है, बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त है। जो ये व्यस्त होते हैं, ये व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त होते हैं। जब सुमानी जी टाइम निकाल सकते हैं, आज लगभग 40 लोग टाइम निकाल सकते हैं, कि क्या हमारे पास में हमारे नरेंद्र मोदी जी यदि हम कहते हैं तो वो समय निकाल सकते हैं, तो क्यों हम अपना समय नहीं निकाल सकते समाज के लिए, इस नेतृत्व विकास की श्रृंखला को अच्छा करने के लिए, इससे कुछ ज्ञान हमें प्राप्त करके अपने जीवन को सुधारने के लिए। पर कई लोग बोलते हैं, कई करा सुमानी जी टाइम को नहीं मिला, बहुत इच्छा है जुड़न की, पापा रिकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मैं देख लेवा, और बहुत बढ़िया काम चल रहा था। तो इस तरह से समय का मूल्य हमें, टाइम का मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो यह समझे कि हमारे पास में जो 86,400 सेकंड है, इसमें से एक सेकंड को भी हम बढ़ा नहीं सकते और ना ही घटा सकते हैं। आपके हाथ में जो दिए हुए समय है, जितने दिए हुए सेकंड है, उन्हीं सेकंडों में आपको अपना काम करना है। इसके लिए आपको काम का अपना अच्छी तरह से प्रबंधन करना है। इसमें आप काम को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, लेकिन इनको हिस्सों में बांटने के पहले आपको पहले दिन रात को, दूसरे दिन सुबह किन चीजों पर काम करना है, किन काम को अंजाम देना है, इसकी एक लिस्ट पहले दिन रात को आपने बना लेनी चाहिए, जो आपके सामने होगी, जिसे हम कहते हैं ना, नजर के सामने जिगर के पास, उसे रख लेना चाहिए। तब आप दूसरे दिन को अच्छी तरह से कर पाएंगे। और कई लोगों का यह मानना है कि इस तरह से यदि हम सूची बना लेते हैं तो हमारे 25% तक की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। हम जो भी काम का नियोजन करते हैं, काम को प्रबंधन करते हैं, उस काम का प्रबंधन करते हुए हम ये सोचे कि जो भी बहुत जरूरी काम है, जिन्हें करे बिना यदि हमारा काफी नुकसान होने वाला है, तो उन्हें हम पहले की श्रेणी में रखें, पहले उन कामों को पूरा करें। जैसे फीस भरना है, बॉस की रिपोर्ट को देना है, टैक्स भरना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि लाइट बिल की लास्ट डेट तक हम राह देखते हैं, और फिर लास्ट डेट आ जाती है, कल काटने वाला आ जाएगी। तो इन चीजों, ये जो काफी चीजें हैं, इन चीजों को हमें पहली श्रेणी में लेना है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर के काम होते हैं हमारे पास में, किराना भी लेने जाना है, कुछ डीजल भरवाने जाना है, कुछ बाकी दोस्त से मिलने जाना है। अब दिन में यदि हम 3 बार बाहर जाने का सोचेंगे तो इसमें हमारा समय 3 बार वेस्ट होगा। समय को ऐसे गंवाने का कोई मतलब नहीं आएगा। हम हमारे इस सूची को ऐसा आबद्ध करें कि हम बाहर निकले तो हम, यदि पहले हमारा दोस्त का घर लगता है तो उससे मिल ले, फिर उसके बाद यदि डीजल भरने का काम आता है वो कर ले, और उसके बाद यदि हमको किराना लेना है तो वो लेके यदि हम आ जाए, तो निश्चित रूप से समय की बचत होगी। समय को मूल्यवान तरह से हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। 2 कार्यों के बीच में एक उचित समय भी रखना चाहिए।
होता क्या है कि कई बार हम 25 मिनट का काम रखते हैं और कोई कारण से जो बात हमारे हाथ में नहीं, हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और उसमें 25 की जगह 30 मिनट लग जाते हैं, 35 मिनट लग जाते हैं, तो हमारा अगला कार्य जो है वो अच्छे ढंग से हम कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए ये ख्याल रहे कि दो कार्यों में थोड़ा सा समय जो है वो समय बनाए रखे। बाहरी व्यक्ति से जो भी काम अपना बनता है वो बाहरी व्यक्ति का काम बनाते वक्त भी उनका समय और हमारे समय में कुछ ना कुछ समय की एक समय का गैप रखिए, जिससे हम अगले आने वाले कार्य को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। दूसरी श्रेणी में हमको इन कार्यों को रखना है जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत अर्जेंट नहीं है, पर इन्हें करना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे कार्य है जो लाइफ में हम तय करते हैं कि आज हमको ये करना है, आज हमें यहाँ जाना है। ये जो है ये कार्य करने पड़ते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। ये कार्य नहीं करे, एक घंटे भर बाद में भी करे, दोपहर की बजाय शाम को भी करे तो चल सकते हैं। इन कार्यों को दूसरी श्रेणी में रखना चाहिए। तीसरी श्रेणी में ऐसे कार्य रखना चाहिए कि जो अर्जेंट भी नहीं है और जरूर भी नहीं है कि उन्हें आज की आज समाप्त करें। व्हाट्सएप के मैसेज है, पढ़ने में हम 2 घंटे निकाल देते हैं, हमारा मूल्यवान समय उसमें चला जाता है। उसमें कितने मैसेज हमें काम के हैं हमको भी पता नहीं रहते, देखने के बाद पता चलता जब 120 मिनट चले गए होते हैं। कई जगह पर ऐसा हो जाता है कि घर में गीजर खराब है। अब जरूरी नहीं है कि गीजर आज अभी गर्मी के समय में हम गीजर को रिपेयर करें, हो सकता है उसे थोड़ा सा टाल कर भी हमारा काम चल जाता है। हमें खेलने जाना है, जरूरी नहीं है कि अभी के अभी खेलने जाना चाहिए, हो सकता है हम इसको टाल भी दे तो चलता है। टीवी की न्यूज देखना है, ईमेल को जवाब देना है, हम इसको तीसरी श्रेणी में डाल सकते हैं। इस तरह से हम यदि हमारा दिन भर के काम का यदि हम प्रबंधन करें तो हमें काफी समय का अच्छी तरह से उपयोग करना संभव हो सकता है। दोस्तों, एक बात निश्चित रूप से है कि हमें इसकी आदत लगानी पड़ेगी। आज हमारी बात हो रही है, कल हम सूची बना लेंगे, परसों बना लेंगे, मंथ एंड तक बनाएंगे और 1 नवंबर से फिर हमारा जो रूटीन शुरू है वैसा यदि शुरू कर देंगे तो शायद ये हो सकता है कि वो जो मराठी में कहते हैं ना, ये रे माझ्या मागल्या, फिर वापस वही बात होगी, फिर समय बर्बाद होगा और फिर हम वहीं के वहीं हो जाएंगे जहां हमें जाना था अंबानी बनने, और बने रहेंगे हम नितिन बन के बने रहेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास हमारा वहीं के वहीं थम जाएगा। तो इसके लिए कोशिश हम ये करें कि हमारा जो भी प्रयास है इसमें निश्चित रूप से सातत्य, निरंतरता बनाए रखे, सातत्य बनाए रखे। समय का हमें उचित विभाजन करते आना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम समय का विभाजन नहीं करते। हमें जो भी कार्य करना है वो करने वाले कार्य का समय तय कर लेना चाहिए। क्या वो हम जो कार्य करने के लिए जो समय सोचते हैं क्या वो पर्याप्त है, उसे आवश्यक लगने वाला समय क्या हम दे पा रहे हैं। अक्सर जब हम सूची बनाते हैं तब उस सूची के सामने जिस कार्य को हमको संपन्न करना है सामने समय लिख के, समय को अंकित करके रखने इसको विभाजन कर सकते हैं। अक्सर हम कई कार्यक्रमों में देखते हैं एजेंडा बना हुआ एजेंडा बनता है और जिस स्पीकर पे है वो ही कम से कम 1.25 घंटे स्पीच देते हैं, तो हमारे बाकी कार्यों को हम अंजाम नहीं दे पाते। उन कार्यों में भी बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, किसी का सम्मान होता है, किसी को पुरस्कृत करना होता है, किसी का आना हमें सार्थकता लगता है तो उनके 2 शब्द भी हमें सुनने होते हैं, लेकिन इस 1.25 घंटे की वजह से हम उसको अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। कई बार हम 2-2 घंटे, 2.5 घंटे ऐसे ही व्यर्थ कामों में डाल देते हैं। तो हमारे समय के विभाजन को यदि सही ढंग से नहीं कर पाए हम, तो शायद हो सकता है कि हम समय के मूल्य को पहचान पाएंगे, ऐसा नहीं लगता है। समयबद्ध है, उसका समयबद्ध करना चाहिए, उसको उसी समय करना चाहिए। कार्यों के विभाजन में ये समय निश्चित करे कि जो समय जिस समय करना है उसका ध्यान रखे। आपके विभाजन में यदि शाम को 5 बजे बैंक का टाइम आप नक्की करेंगे तो शायद आपका उस दिन बैंक का काम नहीं हो पाएगा। बैंक का समय तय है, किसी ऑफिस में जाना है उसका समय तय है, आपको उसी टाइम में अपना काम करना है। अन्यथा उस समय का देकर, उस समय का नियोजन कर विभाजन कर भी कोई फायदा नहीं होगा। नहीं तो कल ऐसे बताया जाएगा, भाई थे तो बोलिया था कि समय को विभाजन कर लो, मैं तो 5 बजे को टाइम रखे तो बैंक का वास्ते, और शाम का बैंक ही बंद होगी, मैं गए तो तालो लगे लो। तो समय का उचित विभाजन
और समय को विभाजित करना आवश्यक है। पैसा बर्बाद करने से शायद आपके पास केवल पैसा नहीं होगा, लेकिन समय बर्बाद करने से हो सकता है आप जिंदगी का एक हसीन लम्हा खो सकते हो। तो इसका ध्यान रहे कि समय का प्रबंधन अच्छी तरह से करे, समय का टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से करे, समय का विभाजन अच्छी तरह से करे, उचित करें। समय की योजना बनाना बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि हम समय की योजना ही बना नहीं पाते हैं। हम जिस कार्य को पूरा करते हैं उस कार्य को कितना समय लगने वाला यही हमें पता नहीं रहता है। कार्य हाथ में ले लेते हैं, हमारे एजेंडा में हम लिख लेते हैं, हमारे दिनचर्या में हम लिख लेते हैं कि 2 घंटे हमको इस काम में लगने वाले, 20 मिनट इस काम में लगने वाले हैं। जब इस काम को हम करने जाते हैं तब ऐसा महसूस होता है कि 20 मिनट तो शुरुआत को लग गए, इसको ज्यादा समय लग सकता है। तो हमारे इस काम को करते वक्त समय की योजना बनाना बहुत आवश्यक है, डेडलाइन तय करना बहुत आवश्यक है। किसी भी कार्य को कितने समय में पूरा करना है यह तय कर लेना जरूरी है और उस योजना के तहत उसको पूर्ण करना है। अक्सर होता है ऐसा है कि कई लोग समय बहुत होने की वजह से समय के अंत में कार्य की शुरुआत करते हैं और वो कार्य पूरा करने के चक्कर में उस कार्य की क्वालिटी खराब कर लेते हैं। हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर भी ध्यान रखना है और अच्छी क्वालिटी का यदि काम हमको करना है तो हमारे पास यदि कोई कार्य के लिए 20 मिनट का समय दिया है तो पहले मिनट से लेकर 19वें मिनट तक उस पर कार्य यदि हम करें तो शायद आप जिस क्वालिटी का अपेक्षा करते हो, जिस क्वालिटी के कार्य की अपेक्षा करते हो, वो कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा। संत कबीर जी कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो कल करना है उसे आज करिए, जो आज करना है उसे अभी करिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि हम जिस पल की राह देख रहे शायद उस पल प्रलय भी आ जाए और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे और प्रलय हमारे इस समय को लेके जाएगा, हम अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसमें ऐसा भी कहा है कि समय से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी ना सोचो, क्योंकि क्या पता कल समय खुद अपनी लकीर ही बदल दे। ये भी हो सकता है कि कल समय खुद ही अपनी लकीर बदल सकता है। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम इस समय का अच्छी तरह से योजना बनाकर और समय का प्रबंधन कर समय का अच्छी तरह से विभाजन कर और कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, हमारी सूची को पूरा करने का प्रयास करें। अब बात आती है बचत की, समय की बचत की। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में बहुत उत्साह है किंतु हम समय पर कार्य नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ये होता है कि हम क्या करते हैं, कई बार सुबह सुबह तो हमारे पास की उत्साह की जो उत्साह जो होता है, उस उत्साह की जो मात्रा है वो काफी मात्रा में होती है, क्योंकि सुबह सुबह हमारा पेट खाली होता है और जब हम दोपहर को खाना खाने के बाद में भरपेट खाना खा लेते हैं तो इससे थोड़ा सा आलस आने लगता है। साइंटिफिकली ऐसा कहा जाता है कि खाने के बाद खून का प्रवाह पेट की तरफ जाता है, जो दिमाग की तरफ जाना चाहिए। जब आपका आपका रक्त प्रवाह, आपका खून का प्रवाह यदि आपके दिमाग की ओर जाएगा तो निश्चित ही आप में उत्साह काफी रहेगा, आप में लगन काफी बनी रहेगी। तो कोशिश यह करिए कि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए। खाना जरूरी है, खाए बिना तो काम चलने वाला नहीं, लेकिन भरपेट खाने की बजाय उसे अलग अलग समय में बांटकर यदि खाते हैं तो आपकी ऊर्जा भी बनी रहेगी, आपका उत्साह भी बना रहेगा और लगन भी आपके पास में वैसे की वैसी बने रहेगी। इसके साथ में हमको अपने लक्ष्य को भी निर्धारित करना है। जैसे हम लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तो हम समय का पूरा उचित उपयोग कर पाएंगे। अक्सर होता क्या है कि हमारा निर्धारण ही नहीं है कि हमको क्या करना है, कहाँ पहुंचना है। जैसे हम छुट्टियों में हमारी छुट्टी की यात्रा जब तय करते हैं तो ये तय कर लेते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कितने बजे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है। ये हमारी ये सब बातें तय होती है। बस वैसे ही हमने हमारे हर रोज के लक्ष्य को तय करना है। जिन लक्ष्यों को हम तय करते हैं उन लक्ष्यों पर हमको ख्याल देके काम करना है और उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करना है। यदि हमने हमारे लक्ष्य तय कर लिए
तो मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूं कि अच्छे प्रबंधन से, अच्छे विभाजन से, अच्छी योजना से और बचत करके यदि किसी भी कार्य को करते हैं और लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो निश्चित ही हम भी यह आश्वस्त होकर कह सकते हैं कि हम भी जल्द ही जल्द हम इस विश्व के अच्छे से पैसे वालों की लिस्ट में हमारा भी नाम आ सकता है। लेकिन इसके लिए हमको इस प्रयास को करना जरूरी है। यह सच है कि अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, लेकिन यह भी सच है कि समय के साथ अपनों का पता चल जाता है। तो अपनों के लिए समय देना चाहिए, लेकिन हमारे पास में फिर वही बात आती है समय के मूल्य की। तो हमने अपनों के लिए कितना समय देना है, इस पर हमें निश्चित रूप से गौर करना चाहिए। समय गूंगा नहीं है, लेकिन मौन है। सही समय पर ही बताता है कि कौन किसका है। बुरा समय कभी बता कर नहीं आता, बुरा समय कभी बता कर नहीं आता, पर वो हमें बहुत कुछ सिखा कर और समझा कर जाता है। ये निश्चित है कि समय आएगा। सभी पूरा दिन, हर 365 दिन हमारी जिंदगी का सभी पड़ाव पे आपको सभी अच्छाइयां ही मिलेंगी, ऐसी नहीं है। लेकिन उन बुराइयों में से भी, उन बुरे समय का भी हम मूल्य जाने कि वो हमारे जीवन में कितने आवश्यक थे, और उन चीजों को समझकर यदि हम समय का मूल्य समझे और उस बुरे समय की सीख और वो बुरे समय की समझ हम यदि समझ ले, तो हम अपने कार्यों में निश्चित सफल हो सकते हैं। वैसे तो देने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे और बहुत ही नामी एक उद्योगपति है रतन जी टाटा। इनका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूंगा। लगभग 80 कंपनियों के टाटा सन्स के ये मालिक है, संचालक है। 15 से इनकी तो 15 से ज्यादा कंपनियां फॉर्च्यूनर 500 की लिस्ट में भी है। 80 बोर्ड मीटिंग, 80 एजीएम, मतलब 160 दिन तो निश्चित हो गए। 52 रविवार, 160 दिन और 52, 212 दिन तो उनके ऐसे ही चले जाते हैं। बचते कितने उनके पास में दिन? 153 दिन में ये व्यक्ति अपने 80 कंपनियों के विकास की क्या योजना बनाएंगे और अपने खुद के लिए क्या समय देंगे और क्या समाज के लिए समय देंगे। तो एक बार चर्चा में उनके बहुत ही करीबी जो उनके एक संचालक है रामास्वामी करके, उनसे पूछा गया कि कैसा करते हैं रतन जी, समय का मैनेजमेंट कैसा करते हैं? तो उन्होंने बताया, और उस बताई हुई बात से यह निश्चित हम ये महसूस करेंगे कि वाकई में वो रतन टाटा है और हम हैं। 4 बोर्ड मीटिंग एक साथ में लेते हैं वो। जब घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो चारों मीटिंग का एजेंडा एक बार पढ़ लेते हैं। जो एजेंडा पढ़ लेते हैं, वो एजेंडा चारों मीटिंग जो है वो अलग अलग है। एक मीटिंग तो ऑटोमोबाइल की है, एक मीटिंग हाउसिंग की है, एक मीटिंग इंश्योरेंस की है, तो एक मीटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीजों की है। लेकिन चारों मीटिंग के एजेंडे रास्ते में पढ़ लेते हैं, पढ़ के एट ए टाइम एक ही दिन 4 रूम में 4 बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं। और वो बता रहे थे कि ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं रहता है कि जो जिस पर चर्चा करना रह गई या उस विषय को वो भूल गए। ऐसी स्थिति में वो काम करते हैं। 4 बोर्ड मीटिंग एक साथ में लेते हैं। ऐसे अलग अलग व्यवसाय का भी नियोजन करना, ये वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गाड़ी में बैठकर जब एजेंडा पढ़ लेते हैं, तो उस एजेंडा को वो चारों अलग अलग एजेंडा को अच्छी तरह से ख्याल में भी रखते हैं। उनसे आगे पूछा गया कि अब ये तो हो गई मीटिंग की बात, क्या इनको पत्र नहीं आते हैं? तो बोले इनको कम से कम 200 पत्र आते हैं, और 200 पत्र जो आते हैं वो हमारे तुम्हारे पत्र नहीं आते। विदेश मंत्रालय से पत्र आते हैं, विदेश के सचिवालय से पत्र आते हैं, हमारे मंत्रालय से सचिवालय से पत्र आते हैं, जिन पत्रों पर उनके ही हस्ताक्षर होना जरूरी है और उन्हीं के द्वारा पढ़ के दिए जाने चाहिए पत्र। अब आप सोचिए 200 पत्रों को पढ़ना और इन सभी व्यस्तता में कैसे संभव है। तो उन्होंने बताया ये जो पत्र है, ये पत्र के लिए उन्होंने 3 लोगों को, 3 अपने असिस्टेंट्स को रखा हुआ है, जो महत्व की बातें उसे अधोरेखित कर देते हैं, उन महत्व की बातों को पढ़ लेते हैं। और पढ़ के वो जब ऑफिस से अपने बोर्ड रूम में जाते हैं, ऑफिस से जब लंच रूम में जाते हैं, ऑफिस से जब गाड़ी तक जाते हैं, ऑफिस से जब रेस्ट रूम तक जाते हैं, तब वो चलते चलते उनके असिस्टेंट को इस पत्र का क्या जवाब देना है ये बताते जाते हैं। ये जो बताते हैं, ये वो उसके पास में एक रिकॉर्डर होता है,
वो इस बात को रिकॉर्ड कर लेता है और वो रिकॉर्ड करके वो पत्र तैयार करे जाते हैं। जब वो सुबह ऑफिस पहुंचते हैं, उनके बॉम्बे के ऑफिस में पहुंचते हैं, तब ऑफिस में पहुंच के एक 4-5 अलग अलग रूम, एक रूम में 4-5 अलग अलग टेबल होते हैं, उन पर पत्र रखे हुए रहते हैं। उनमें उन्हें साइनिंग रूम कहा जाता है। उन साइनिंग रूम में एक ड्राफ्टिंग मशीन हर टेबल पर लगी हुई रहती है, उसमें एक पेन लगा हुआ रहता है, ओरिजिनल हस्ताक्षर रतन जी के उस पर होते हैं, और जितने भी पत्र है उन सभी पत्रों को वो दे देते, साइन करके दे देते हैं। जो भी कुछ पत्र बच जाते हैं उनको फिर दोपहर के सेशन में जब लंच हो जाता है तो लंच के बाद में वो उन बाकी पत्रों पर साइन करके दे देते हैं। दोस्तों 24 घंटे उनके भी है, 24 घंटे हमारे भी है। 80 कंपनियों के मालिक है और आज हम 80 काम भी दिन भर में अच्छी तरह से पूरी अच्छी ढंग से कर नहीं पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट का अभी अभी शुरू में जैसे बताया गया, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कह सकेंगे, जो दिन के 20 घंटे 19 घंटे काम करते हैं, पूरी क्षमता के साथ में काम करते हैं। हर बार हर समय अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बावजूद भी किसी भी कहीं भी कोई भी क्षेत्र में उनसे गलती नहीं होती है। ये केवल आध्यात्मिक शक्ति है और समय का मूल्य वो जानते हैं, समय के मूल्य को समझते हैं और उसी के कारण ये क्षमता उसमें आती है। हमको भी समय का मूल्य समझना बहुत जरूरी है। साथियों, सम्मान अक्सर समय और स्थिति का होता है। हम भूल ये कर लेते हैं कि सम्मान मेरा हो रहा है, हरिप्रसाद जी ने मुझे बोला है ये मेरा सम्मान है। नहीं, ये समय का सम्मान है, ये स्थिति का सम्मान है। और जब हम स्थिति और समय के सम्मान को समझने लग जाएंगे, व्यक्ति के महत्व को कम कर देंगे, तब हम समय के मूल्य को जानने लगेंगे। और जब हम समय के मूल्य को जानने लगेंगे तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, आज इस श्रृंखला में मैं अपनी भावना इसी के द्वारा व्यक्त करता हूँ कि निश्चित ही हमारे समाज के ऐसे बहुत से रथी महारथी है जो समय को अच्छी तरह से उपयोग करके एक बहुत ऊंची चोटी पर पहुंचे हुए है। फिर हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भी हम कह सकते हैं ओम जी, और हमारे कई उद्योगपति बिरला परिवार भी है, सिंघानिया परिवार, बहुत सारे परिवार है, ये भी है, इनका भी आदर्श हमारे सामने है। लेकिन ये निश्चित है कि हम इस समय के मूल्य को समझे, इनके कार्यों को देखें, इन समय के मूल्य को समझकर हम अपने कार्य का विस्तार करें, हम अपने कार्य में आगे बढ़ते रहे। आज के इस श्रृंखला में, इस पुष्प में सोमानी जी ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार मैंने अपनी जो भी भावनाएं आपके सामने रखने का प्रयास किया, समय का मूल्य बताने का प्रयास किया, और समय के मूल्य को समझते हुए मेरा जो समय था उस पर, समय में 7 मिनट की समय मेरे अभी बचा हुआ है। इस समय को 7 मिनट शेष रखने का कारण यह है कि यदि कोई चाहता है कि हम संवाद करें, प्रश्नोत्तर नहीं संवाद, यदि हम कुछ संवाद करना चाहते हैं, कुछ आपके पास जानकारी हो समय के बारे में, तो निश्चित रूप से हम साझा करेंगे। मैं दिनेश जी का, हरिप्रसाद जी का, आप सभी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, और निश्चित ही आने वाले समय में इस समय के मूल्य के साथ में हम मिलते रहेंगे, यही अपेक्षा करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महेश। आपका आवाज बंद है सोमानी जी। डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लीजिए। या नितिन जी, आपका उद्बोधन बहुत ही अच्छा रहा, मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। अपना ये आखिरी पुष्प था, ऐसा कहते हैं कि द लास्ट इज रिमेम्बर्ड फॉर एवर। अपनी जो ये श्रृंखला है, ये हर संडे को हम लोग मिलते हैं, अपना अलग अलग उद्बोधन होता है अलग अलग वक्ताओं की तरफ से, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लास्ट इज रिमेम्बर्ड फॉर एवर। सो ये लास्ट जो हमारा आज का पुष्प है, ये इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट आपने कर दिया है कि अपने तरफ से, अपने जो समिति की तरफ से जो भी आज तक प्रयोजन किए गए, निश्चित ही सबको याद रहेंगे, मुझे विश्वास है। और किसी को कोई यदि कुछ शंका हो या कोई प्रश्न हो या कुछ सजेशन हो, तो निश्चित ही ओपन हार्टेडली यू आर वेलकम टू डिस्कस विद नितिन जी। नितिन जी, एक मेरा सवाल है। जी जी।
हम समझो जब भी अच्छा कोई मोटिवेशन वीडियो वगैरह देखते हैं तो मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन वो जो लिस्ट बनाने वाला काम है, ये आपने जैसा बोला एक दिन पहले बनाना चाहिए, अगले दिन का बन तो जाती है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन में जो नेक्स्ट डे प्रॉब्लम आता है या हार्डली 2-3 दिन तक कंटिन्यू रहते हैं। तो आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्या आप कुछ शेयर कर पाओगे कि इसको कंसिस्टेंट कैसे रखें? नहीं, बस कोई भी कार्य में दिनेश जी, एक बात जैसा मैंने आपको बताया, निरंतर कार्य को करना पड़ेगा ही। एक हमारे हमारे शरीर में भी एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है। आप यदि दोपहर को 2 बजे यदि खाना खाने बैठते होंगे, और यदि आपने महीने 2 महीने 3 महीने दोपहर को 2 बजे खाना शुरू किया, तो अपने आप आपको 2 बजे भूख लग जाएगी। करेक्ट। आप यदि सुबह 5 बजे के अलार्म लगाते हो, तो महीने 1.5 महीने के बाद में आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपने आप वो कर लेते हो। बस यही बात है कि आप इसको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखिए। हो सकता है आपकी ये जो यादी, ये जो सूची है, इस सूची में हो सकता है महीना भर चले, 15 दिन चले, 2 दिन चले, 4 दिन चले, उसमें के 2 काम नहीं भी हुए, 4 काम नहीं भी हुए, लेकिन उससे मायूस नहीं होते हुए हम यदि इसको बनाने का कार्य निरंतर करते रहे, तो मैं आपको आश्वस्त कराता हूं, जैसा मैंने आपको रतन जी का बोला, अब ये कोई पैदाइशी ये सब चीजें तो संभव नहीं थी, लेकिन उन्होंने किसी न किसी चीज का सातत्य बनाए रखा, तभी ये इस अचीवमेंट पर कर पाए। तो हमको सातत्य रखना जरूरी है। इसकी सातत्य रखेंगे तो निश्चित रूप से, निरंतरता रखेंगे तो निश्चित से ये काम संभव है। और किसी का कोई सवाल है? मेरे ख्याल से इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा है, सबके मन की शंकाएं पहले ही मिट गई है। आप टाइप कर सकते हो, किसी का भी कोई सवाल है तो। गया है, इसलिए शंका किसी को रही नहीं। तो मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्य वक्ता के बाद किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा आखिरी पुष्प है और हमारे अध्यक्ष जी सभा में नहीं है, मैं हमारे प्रदेश मंत्री श्री मदन लाल जी मणियार से निवेदन करूंगा, आपको कुछ बोलना हो तो 2 शब्द आप बोल सकते हैं, मतलब आपके विचार रख सकते हैं। हमारी जो एक श्रृंखला चली है, हमारे जितने पुष्प हुए हैं उसके बारे में, दिस इज लास्ट रीजन से, तो आप कुछ बोलना चाहो तो मदन लाल जी, यू आर वेलकम। जय महेश और महाराष्ट्र प्रदेश के नेतृत्व विकास समिति के प्रमुख संयोजक डॉक्टर हरिप्रसाद जी तथा उनके सभी साथी, एक ही बात करूंगा कि गए 7 वीक में हर संडे हमको आदत लगा दिया आपने कि रात में 8 बजे कुछ न कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग मिलेगा, और आज ये दुख हो रहा है कि अगले संडे से आपने थोड़ा सा पॉज लिया है। मगर मुझे ये पूरा यकीन है कि मैं या श्री किशन जी आपको ये पॉज लेने देंगे, मगर आपने जो ऑडियंस तैयार किया है, ये ऑडियंस आपको पॉज नहीं लेने देगा। ये बिल्कुल महीना 2 महीने आपको रेस्ट लेने देगा निश्चित ही, मगर अगेन अपने पास में बहुत से कॉल आएंगे, बहुत से डिमांड आएंगे कि और ये श्रृंखला वापस चालू करो। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास वो पूरी ताकत है, उतनी सोच है, उतनी कैपेसिटी है। आप ये अभी तो 7 दिन का रखे, अगले टाइम शायद 11 दिन का रखेंगे, या फिर आपने जो बोला था कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो हम फिजिकल में लेंगे, फिजिकल में तो बहुत ही इंप्रेसिव रहेगा, मगर समय का मूल्य पहचानते हुए हमने जो ये वेब आपने अडॉप्ट किया है, और ओम जी बजाज ने जो अपने को सुविधा बना दी है, तो ये समय का मूल्य है कि हमने वेब पे अभी वेबिनार चालू किए हैं। फिजिकल का देखते बैठेंगे तो फिर वो पारस हाथ में दिया और हम लोहे का मूल्य कर रहे हैं, ऐसा हो जाता था। तो ठीक है, पर इसका भी काम होगा, मगर बहुत ही बढ़िया रहा। काफी लोगों को इसमें थोड़ा सा मोटिवेशनल चेंज बिल्कुल आ गया है, कुछ प्रयास कर रहे, किसी ने अपनाया भी है। मगर एक बिल्कुल सही है कि एक ही चीज बार बार उस पे अगर हैमर हो जाती है तो निश्चित रूप से वो परकोलेट हो जाती है। और ये काम आपने किया है, आपका, आपके पूरे टीम का, और आपने जो भी चुनिंदा वक्ता बुलाए, इन सभी का प्रदेश सभा की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
आभार व्यक्त करता हूं। मुझे जो आपने समिति ने समय दिया, इसलिए आपका भी एक बार पुनश्च धन्यवाद देते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय। नितिन जी, एक सवाल आया है सुरेखा जी मंत्री का कि नितिन जी आपके सफलता का राज क्या है? लोग सिगरेट जानना चाहते हैं ताकि वो भी वोडाफोन के स्टोर खोले, वो भी थोड़ा सा इसका काम करे। राज क्या है? और आपका ये एज में भी इतना यंग रहने का राज क्या है? अरे ये कहाँ ज्यादा है उनकी, हाँ, वही ना, 18 साल की उम्र में तो ऐसे कैसे है? आपके सबकी भावना, आपके सबका प्रेम, आप सभी के आशीर्वाद, यही कुंजी लेकर, यही पूंजी को साथ में रखकर मैं अपने कार्य को आज तक करते आया और आगे भी करता रहूंगा। यही मेरी सफलता का राज है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, डेफिनेटली, बहुत बढ़िया। मैं गोपाल जी बजाज से निवेदन करूंगा कि आज का समापन करें, वोट ऑफ थैंक्स दे। गोपाल जी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ, हो गया, हो गया। धन्यवाद हरिप्रसाद जी। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा की नेतृत्व विकास समिति जो हरिप्रसाद जी सोमानी के नेतृत्व में चल रही है और जिसका संयोजन कर रहे हैं दिनेश राठी, तो ये प्रथम दौर का अंतिम पुष्प कहूंगा मैं इसे, क्योंकि ये समाप्त नहीं होगा। जैसे मदन लाल जी कह रहे थे कि भाई आपको छोड़ेंगे नहीं, तो ये ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। तो ये प्रथम दौर का अंतिम पुष्प है, सप्तम पुष्प, जो हमारे मार्गदर्शक कहूंगा मैं नितिन जी बंग ने समय का मूल्यांकन करते करते समय का नियोजन कैसे हो और नियोजन में क्या क्या एक प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उसका बहुत सही आंकन आपने किया है। मैं समिति की ओर से और प्रदेश की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं और दूसरे दौर में हम और कुछ अच्छे सब्जेक्ट लेके और अच्छी तरह से लोगों को प्रबोधित करते रहेंगे, लोगों का साथ पाएंगे। इस आयोजन में श्री किशन जी बंसाली, मदन लाल जी मनियार, आप दोनों ने हमें जो सहयोग दिया, सहकार्य दिया, इसलिए आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे आभार के पात्र हैं जो लोग इस वेबिनार से जुड़े, अपना समय निकाल के समय समय पर हमें व्यक्तिगत रूप से भी मार्गदर्शन करते रहे, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं और खास करके हमारे ओम भाई, ओम जी बजाज, जिन्होंने सभी सातों पुष्पों में एक अहम भूमिका निभाई, हमें ये सुविधा उपलब्ध कराई। तो मैं ओम जी को भी धन्यवाद देता हूं। ये दौर यहाँ समाप्त हो रहा है और ये ब्रेक है, ये काम समाप्त नहीं हो रहा है। तो कॉमा दिया है, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। एक रूबरू मिलने का मौका तो पाएंगे ही हम लोग, पर हो सकता है कि ये वेबिनार का दौर फिर से शुरू हो जाए और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट लेके हम सब आपके सामने वापस आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नितिन जी ने बहुत बढ़िया शब्दों में, वैसे तो लायंस के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको सुनने का मौका मिल रहा था, उनसे मार्गदर्शन पाने का भी मौका मिला था, पर आज फिर से वो एक संधि मुझे प्राप्त हुई, हम सबको प्राप्त हुई। नितिन जी पुनश्च एक बार धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय महेश।